हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैनलो। इन टुडे लेक्चर सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेशनल इवेंट्स के जो कि नेक्स्ट टॉपिक है क्योटो प्रोटोकॉल। बाकी इंटरनेशनल इवेंट्स के जितने भी टॉपिक हैं आपको मिल जाएंगे जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर है। और आज क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ने वाले हैं। इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी। सो क्योटो प्रोटोकॉल 1997, इसको पहले ब्रीफ कर लेते हैं। एज़ यू नो, अर्थ समिट के बारे में मैंने बात किया था पहले, जो कि अर्थ समिट होता क्या है। अर्थ समिट यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को लेकर हुआ था, यूएनसीईडी, जो 1992 को हुआ था ब्राज़ील में। ओके, जिसको अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो, 3 to 14 जून 1992 के बीच में हुआ था ये, मतलब 3 से 14 जून के बीच में हुआ था 1992 में, 1992। ओके, सो इट वाज हेल्ड इन ब्राज़ील, रियो डे जेनेरियो। सो अर्थ समिट का जो मेन आउटकम था, लाइक रियो डिक्लेरेशन जो कि हमने पढ़ रखा है, एजेंडा 21, कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन को लेकर, क्लाइमेट कन्वेंशन को लेकर, मीन्स क्लाइमेट चेंज को लेकर था। सो बेसिकली क्लाइमेट चेंज को ही लेकर था, लेकिन क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सारे लोग उस समय, मतलब जितने भी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट थे वो सीरियस नहीं ले रहे थे, क्योंकि खास करके जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ जो नेशंस थे, और जो यूएसए और कनाडा जैसे जो कंट्रीज़ थे, इन लोगों ने मना कर दिया था पार्टिसिपेट लेने से। वैसे इसकी कहानी बहुत लंबी है, लेकिन खास करके जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके बारे में आज जानते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल होता क्या है और इसकी मतलब नींव कहाँ से मतलब रखी गई थी। सो यूएनएफसीसी के बारे में जानते होगे आप। यूएनएफसीसी ये क्या होता है? ये होता है यूएनएफसीसी होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। रिमेंबर, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी नींव रखी गई थी। उसके बाद आया था क्या? ये क्योटो प्रोटोकॉल, इससे ही आया था ये 1994, याद रखिएगा डेट, 1994। ओके, सो यहाँ से क्या होता है कि 1992 में अर्थ समिट हुआ, फिर उसका आउटकम आया। उसके बाद मतलब क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचा गया, बहुत सारे मतलब चीज़ें हुई, लाइक रियो डिक्लेरेशन के बारे में जानते हैं, एजेंडा 21 के बारे में जानते हैं, सारी चीज़ें तो हो गई है। लेकिन जो COP जो होता है यहाँ पे, एक चीज़ और याद रखना, COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होता है, लाइक यहाँ पे COP1 होता है, कॉन्फ्रेंस हुआ पार्टीज़ के बीच में। जो COP1 हुआ था, COP1 जो हुआ वो कहाँ हुआ था? ये बर्लिन में हुआ था, ठीक है, 1995 में। मतलब ये UNFCCC से जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज था, इसकी नींव रखी गई थी, वहाँ से COP स्टार्ट हुआ, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो COP1 जो था बर्लिन में हुआ था 1995 में, एंड COP जो 2 हुआ था वो हुआ था कहाँ? स्विट्ज़रलैंड, जेनीवा, 1996 में। सो लेकिन यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं COP3, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3, अच्छे से लिख दे रहा हूँ मैं, COP3 जो हुआ था कहाँ पे? जापान में, 1997, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल से हम जानते हैं। अब तो यहाँ पे समझ गए कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है। COP3, COP क्या होता है? जैसे मैंने बताया अभी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होता है। ओके, अभी आपको ये समझना है यहाँ पे कि ये जो COP जो है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 है, जो COP3 जो हुआ वो जापान में हुआ। ओके, COP3 हुआ जापान में, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल्स के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पे मेन जो बेसिक था, ग्रीन हाउस गैस को कम करने को लेकर ये था बेसिकली। और यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे और अमेरिका जो था, जो US था, वो यहाँ पे क्या था कि ये 150 ईयर्स से यहाँ पे क्या हो रहा था कि रैपिड इंडस्ट्रियल चीज़ें बढ़ रही थी, मीन्स रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, बहुत बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था। ओके, US में और यूरोपियन यूनियंस में, ओके, जो कंट्रीज़ थे यहाँ पे। और ये इन्होंने मतलब मेन था कि यहाँ पे GHG को लेकर था, GHG यानी ग्रीन हाउस गैस को लेकर, GHG। ओके, कुछ शॉर्ट जो फॉर्म है वो याद रखना है आपको, GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैस, तो इसको लेकर था। और 150 ईयर से यहाँ पे रैपिड ग्रोथ हो रहा था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था इकोनॉमिक बूस्टअप करने के लिए। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना आपको, लाइक यहाँ पे कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी था, लाइक कि एक कॉमन था, या फिर इसको कह सकते हो बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ओके, सो एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबका बनता है, जितने भी डेवलप्ड नेशन है मस्ट बियर द मेजर बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज जो डेवलप्ड नेशन थे
वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे थे। और GHG था, यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो एमिट हो रहा था वो बड़े पैमाने पे बढ़ रहा था। ग्रीन हाउस गैस जैसे कि आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs लाइक सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, ये सारे मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ओके, तो इसको कहीं ना कहीं इसकी एमिशन को कम करना था। क्या था लाइक जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं उनको कि मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करें, मीन्स दिस कंट्री शुड रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। सो द कंट्री इज़ कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स, लाइक कैटेगराइज ऑफ कंट्री, लाइक यहाँ पे एनेक्स में किया गया था, लाइक एनेक्स 1। ये एनेक्स 1 क्या था? व्हाट इज़ एनेक्स 1? एनेक्स 1 इंडस्ट्रियलाइज नेशंस थे, लाइक जिसमें US, UK, जापान एट्सेट्रा ये सारे नेशन थे। ओके, सो दीज कंट्रीज प्लीड टू रिड्यूस देयर GHG। इनको मतलब एक तरीके से इनके सामने बोला गया था, कहा गया था इनको पार्टिकुलरली मेंशन करके कि US, UK, जापान जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं इनको कम से कम तो इनको रिड्यूस करना चाहिए ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट को, इनके एमिशन को रिड्यूस करना चाहिए, कम से कम तो 5% का कटौती करना चाहिए। दे शुड रिड्यूस द 5% एमिशन। ओके, सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉन एनेक्स कंट्रीज़ क्या होते हैं? अब तो एनेक्स कंट्री की बात की है, नॉन एनेक्स कंट्री कौन कौन थे? नॉन एनेक्स कंट्री में वही कंट्री होंगे जो डेवलपिंग नेशन होंगे। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉन एनेक्स कंट्री लाइक दे डू नॉट हैव कंपल्सरी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टू रिड्यूस GHG, यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन, although they are encouraged to do it. Okay, so example non-NS country like developing countries थे like India, Indonesia, China, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना। अब ये समय, ये कब की बात है? ये बिगिनिंग की बात है, ये 1990s के बाद की बात है, लाइक 1994, 1995 की बात है ये, जब क्योटो प्रोटोकॉल स्टार्ट हुआ था। सो उस समय क्या था कि चाइना उतना आगे नहीं बढ़ा था, ये सारे डेवलपिंग नेशन में ही थे। सो इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, तो इनको भी एक मतलब GHG के बारे में बताया गया था, समझाया गया था। खास करके पार्टिकुलरली यहाँ पे जो ऐसे कंट्री थे जिनमें कि 150 सालों से मतलब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। ओके, सो आगे अगर आए तो आगे क्या है कि एनेक्स B में क्या यहाँ पे टारगेट दिया गया था। अब एनेक्स B में था, एक एनेक्स 1 तो बता दिया, नॉन एनेक्स कंट्री बता दिया। अब एनेक्स B में टारगेट दिया गया था, लाइक कोई यूनाइटेड स्टेट्स है तो उनको टारगेट दिया गया कि तुम्हें 7% एमिशन कम करना है। यूरोपियन यूनियन को कहा गया था तुम 8% कम करोगे। कनाडा को कहा गया था तुम 5% कम करोगे। ओके, अगर यहाँ पे एक और चीज़ आता है लाइक CDM, उसके बारे में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, उसके बारे में बात करते हैं। पहले इसको रीड कर लेते हैं, लाइक क्या कहा गया, सारा तो समझ गए आप। लाइक The Kyoto Protocol is an international agreement linked to the United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ से नींव रखा गया था, and that sets binding obligation on industrialized country to reduce the emission of greenhouse gases. Okay, the protocol recognizes that developed countries are principally responsible for the current high levels of GHG यानी greenhouse gas emissions in the atmosphere as a result of more than 150 years of industrial activity and places a heavier burden on a developed nation under the principle of common but differentiated responsibility। जैसे मैंने ये सारी चीज़ें बता दी आपको। There are 192 parties to the convention, 189 states including all the UN members except Andorra, Canada, South Sudan and the United States। इसका भी कहानी है, मैं इसका कहानी बता देता हूँ। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म मैं बाद में बताऊँगा। CDM क्या होता है। पहले क्या होता है कि रेक्टिफिकेशन दिया गया लाइक 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल को। ओके, 11 दिसंबर 1997 याद रखना ये डेट। सो इसका भी स्टोरी है, लाइक रेक्टिफिकेशन मिला 11 दिसंबर 1997 क्योटो प्रोटोकॉल को। लेकिन 2001 मार्च 27 में क्या हुआ, द बुश एडमिनिस्ट्रेशन हैड नो इंटरेस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग द क्योटो प्रोटोकॉल। जॉर्ज बुश उस समय के जो प्रेसिडेंट थे USA के, उन्होंने बिल्कुल इसको एंटरटेन नहीं किया और उन्होंने ये कहा, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने ये कहा, उसके हवाले से ये आया कि वो इंटरेस्ट नहीं रखते ये क्योटो प्रोटोकॉल, ये बस एक ऐसा फंडा है कि जो डेवलप्ड नेशन है वो मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो जिस पैमाने से बढ़ रहा है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसको रोकने के लिए है ये सब, मतलब उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। और साथ में बहुत सारे कंट्री थे लाइक कनाडा ने भी उसको आगे जाकर
2001 मार्च 27 2001 को मतलब अमेरिका ने इससे विड्रॉ कर लिया, इस मतलब इंटरेस्ट लिया ही नहीं। जुलाई 23 2001 को फिर मीटिंग होता है जिसमें 178 कंट्री पार्टिसिपेट लेते हैं, जर्मनी में मीटिंग होता है, तो इस प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। लेकिन नवंबर 18 2004 में क्या हुआ कि रशिया रेक्टिफाई कर दिया, रशिया ने पार्टिसिपेट लिया इसको, ओके, नवंबर 18 2004 याद रखना। लेकिन 16 फरवरी 2005 को याद रखना, 16 फरवरी 2005 को क्या हुआ कि यहाँ पे मीटिंग होता है और 16 फरवरी 2005 को ये फोर्स में आया क्योटो प्रोटोकॉल, याद रखना। पर 2011 में क्या हुआ, कनाडा अपने आप को विड्रॉ कर लिया इससे, कनाडा विड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम दिस क्योटो प्रोटोकॉल, ओके, इन 2011। सो इट वाज अडॉप्टेड एट द थर्ड सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP, जैसे मैंने बोला था COP 3 बताया था ना आपको, COP 3 था ये। सो COP Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, that is UNFCCC, in Kyoto, Japan on 11 December 1997 and enter into force on 16 February 2005। जैसे मैंने बताया आपको, the detailed rules for the implementation of the protocol were adopted at the COP7 in Marrakesh, Morocco in 2001 and are referred as to the Marrakesh Accords, जो भी इसको कह सकते हो। Its first commitment period start in 2008 and ended in 2012. The second commitment period began in 1st January 2013 and it will be end in 2020। अब इसको आपको ये समझना है, ये चीज़ें तो हो गई, लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो केम इन टू फोर्स आया था 16 फरवरी 2005 को, लेकिन इसमें कनाडा था, लेकिन कनाडा ने अपने आप को 2011 में विड्रॉ कर लिया था। ये भी डेट आपको याद रखना है, 2011 में विड्रॉ कर लिया था कनाडा, 16 फरवरी 2005 को फोर्स में आया था ये, और 2001 में मतलब USA ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया। मतलब सो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव पहले भी डिस्कस कर रखा है, लाइक द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल वो फर्स्ट टू अचीव स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशंस इन द एटमोसफियर at level that would prevent anthropogenic interference. What is anthropogenic? Like the primary deterministic causes of a species declines. Okay, जो endangerment की बात करता हो, extinction की बात करता हो, जिसका अंत होने वाला हो. Okay, so like interference with the climate system within a time frame sufficient to allow ecosystem to adapt naturally to climate change. Okay, so first one is हो गया. Second, to ensure the food production is not threatened, कि food production को ensure करना है. Third one is to enable economic development to proceed in sustainable manner. Okay, guiding principles. The protocol has been guided by Article 3 of Framework Convention on Climate Change, FCCC के जो Article 3 है उसके तहत इस प्रोटोकॉल को गाइड किया जाता है, जिसमें लिस्ट किया गया प्रिंसिपल. पहला क्या है कि बेनिफिट्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन. फर्स्ट वन टॉक्स अबाउट बेनिफिट्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन. सेकंड टॉक्स अबाउट इक्विटी, and third one is common but differentiated responsibilities and respective capabilities of nations. Okay, मैकेनिज़्म ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैंने बताया आपको, इसमें एमिशन ट्रेडिंग, द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म CDM, जिसके बारे में बताया था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन JI, ये तीनों के बारे में आपको समझना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्योटो प्रोटोकॉल का मैकेनिज़्म है. इसी के तहत मतलब जो कार्बन का जो एमिशन है GHG है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेज है, उसको कम किया जाएगा. ओके, तो फर्स्ट वन है इमिशन ट्रेडिंग. इमिशन ट्रेडिंग क्या है? इमिशन ट्रेडिंग कहने का मतलब है कि सबसे पहले आपको ये जानना है कि जैसे मैंने वहाँ पे NX और नॉन NX कंट्रीज़ बताए थे, सो यहाँ पे आपको जानना है NXB कंट्रीज़. सो NXB जो प्रोटोकॉल जो था क्योटो प्रोटोकॉल का, NXB जो कंट्री था, इसमें 39 कंट्रीज़ थे. ओके, सारे डेवलप्ड नेशन थे ज़्यादातर. इसमें जो ज़्यादा मतलब डेवलप्ड नेशन नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा एमिशन क्रिएट कर रहा था. ओके, मीन्स कार्बन एमिशन ज़्यादा यहाँ से एमिट हो रहा था. GHG मीन्स ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा एमिट हो रहा था यहाँ से. सो NXB में जो कंट्री था उसके बारे में जानते हैं. लाइक यहाँ पे जो
कहा गया है कि एनेक्स बी ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल लिस्ट द 39 कंट्रीज एंड देयर रेस्पेक्टिव एमिशन टारगेट फॉर द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड। अब यहाँ पे कुछ कंट्री है लाइक यूएस के पास जो एमिशन का जो है 7% है, टारगेट फिक्स किया हुआ है। EU यूरोपियन यूनियन से 8% टारगेट फिक्स किया हुआ है। तो ऐसे सारे कंट्रीज़ का फिक्स है। तो सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एमिशन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं एमिशन ट्रेडिंग की जो बात कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे एग्जांपल कैसे लेंगे अब बताता हूँ मैं। जैसे कि सपोज एनेक्स बी में 2 कंट्री है, 2 कंट्री का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जापान एंड कनाडा का। ओके, जापान एंड कनाडा का। ओके, जो कि एनेक्स बी में ये कंट्री है, जापान एंड कनाडा। ओके, सो सपोज देयर आर 2 एनेक्स बी कंट्रीज, जापान एंड कनाडा। जापान कुड ओनली पॉल्यूट अप टू 500 यूनिट्स। ओके, अब इसके पास 500 पॉइंट्स है और कनाडा के पास 1000 पॉइंट है। इससे ज़्यादा वो पॉल्यूट नहीं कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा पॉल्यूट करेगा तो मतलब वो अपने बाउंड्री लाइन को एक्सीड कर रहा है। ओके, but the Canadian government is unable to maintain this limit and the Canada emits 11,000 unit of greenhouse gas instead of 1,000। ये कितना emit कर रहा है? 1100। okay, and but the Japanese government takes very strong steps to control emission and hence they only emit 400 unit। अब ये 400 के जगह पे 400 यूनिट एमिट कर रहा है और 400 यूनिट ग्रीन हाउस गैस को एमिट कर रहा है, और ये 1000 की जगह पे 1100 एमिट कर रहा है ग्रीन हाउस गैस, मतलब GHG शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि मैंने बताया था। सो यहाँ पे क्या है कि इट हैज़ स्पेयर ऑफ 100 क्योटो यूनिट्स। अब इसके पास जो, जैसे जापान के पास तो अब 100 यूनिट एक्स्ट्रा बच गया, जापान रिमेंस 100 यूनिट एक्स्ट्रा क्योटो यूनिट, जो कि इसका 500 पॉइंट्स था। इंस्टेड ऑफ 500 पॉइंट्स जापान एमिट्स ओनली 400 एंड रिमेन इज 100। जापान के पास अभी भी 100 बच रहा है। ओके, एंड कनाडा एक्सीड 100। ओके, तो अब क्या कर सकता है? नाउ अंडर दिस एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम कनाडा कैन बाय दिस 100 स्पेयर क्योटो यूनिट फ्रॉम जापान एंड द रिमेन विद इन द लिमिट। ओके, अब कनाडा के पास कितना है? 1100 है। जापान के पास कितना है? 400 है। जापान के पास 100 बचता है, तो कनाडा क्या कर सकता है? इससे जापान से 100 लेकर वो अपने आप को 1000 मेंटेन कर सकता है। जो स्पेयर अमाउंट है जापान के पास, वो स्पेयर अमाउंट वो ले सकता है कनाडा से और ये अपने आप को मेंटेन कर सकता है। जो उसका एमिशन है वो मेंटेन कर सकता है, क्योंकि 100 ऑलरेडी पॉइंट जो जापान के पास बच रहा है। तो इसको कहते हैं एमिशन ट्रेडिंग। ठीक है, जो एमिशन क्रिएट कर रहे हो, जो एमिशन मतलब GHG यानी ग्रीन हाउस गैस को एमिट कर रहे हो, उसकी ट्रेडिंग भी होती है। मान लीजिए किसी कंट्री के पास उसका पॉइंट जो एक फिक्स पॉइंट है, टारगेट दिया गया, उस टारगेट के अंदर ही उसने एमिट किया है, तो वो टारगेट अपना बेच भी सकता है दूसरे कंट्री के, जो कंट्री ने ज़्यादा एमिट किया है। मतलब ऐसे मैकेनिज्म को फॉलो किया जाएगा ताकि क्योटो प्रोटोकॉल का कहीं ना कहीं जो इसका एम है कि GHG को मेंटेन करना है, तो वो कहीं ना कहीं होगा। अब उसके बाद है द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM। अब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या होता है? अब सपोज एनेक्स बी कंट्री कनाडा इज गिवन एमिशन कोटा ऑफ 500 यूनिट बट एमिट्स 510 यूनिट ऑफ ग्रीन हाउस गैस। इन सच केस कनाडा कैन फाइनेंस अ सोलर पावर प्रोजेक्ट और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन सम विलेज ऑफ ब्राज़ील और इंडिया। मीन्स अब देखो, एनेक्स बी में वो कंट्री हैं जो ज़्यादा एमिट कर रहे हैं। ठीक है, अब इनको जो टारगेट दिया गया, मान लीजिए कि अब तो दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा ना, अब दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं इसका सेकंड का CDM क्या होता है। ओके, सपोज जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि कनाडा को टारगेट दिया गया है, कनाडा एनेक्स बी में आता है, एनेक्स बी में आता है और कनाडा को टारगेट दिया गया है कितना? 500 यूनिट का। ओके, और वो 510 यूनिट मतलब एमिट करता है गैस, मतलब ग्रीन हाउस गैस कुछ भी कर सकते हो, GHG या फिर कार्बन एमिट कर रहा है इतना। ओके, अब ये 500 के जगह पे 510 यूनिट एमिट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इन सच केस कनाडा कैन फाइनेंस अ सोलर पावर प्रोजेक्ट। उन कंट्रीज़ में फाइनेंस करेगा जो कंट्री डेवलपिंग नेशन है, जहाँ पे कार्बन एमिशन कम है।
समझ गए। वहाँ पे वो मतलब सोलर पावर सेटअप करेगा और वहाँ से सर्टिफिकेट उठाएगा। मान लीजिए वो इंडिया में कोई सोलर पावर लगा रहा है, वो इंडिया मतलब डेवलपिंग नेशन है, तो यहाँ पे सोलर पावर लगा रहा है, या फिर ब्राज़ील में सोलर पावर लगा रहा है, तो वो सोलर पावर लगाकर वहाँ से सर्टिफिकेट लेगा वो, और ये कहेगा कि वहाँ पे हम कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं। मतलब वो समझे कि कार्बन का जो जी मतलब जो कितना इम्पैक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर को, ओके, और इकोलॉजी को, ओके। तो ये मतलब वहाँ से सर्टिफिकेट लेकर ये बताएगा। मुझे लगता है ये समझ में आ गया। अब जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन JI, लाइक प्रेटी मच द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से ही CDS या क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है उससे ही मिलता जुलता है। ओनली डिफरेंस इज दैट JI मीन्स जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन is a developed country can do an emission reducing project in another developed country, ओके। कि मतलब कोई प्रोजेक्ट करेगा, जाकर जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन करेगा कोई डेवलप्ड नेशन के साथ मिलकर, ओके। तो वही चीज़ें इसमें बताई गई है। मुझे लगता है ये मैकेनिज्म ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल जो है, चाहे तो वो एमिशन ट्रेडिंग की बात करे या फिर द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात करे या फिर जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन की बात करे, ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस दीपक आनंदन साइनिंग ऑफ।